ठीक है, चलिए बच्चों, मेरे हिसाब से हम लाइव आ चुके हैं। ठीक है, तो फटाफट बच्चों जल्दी दिखाइए, जल्दी का देखो। अगर आवाज सुनाई दे रही है, चेहरा दिखाई दे रहा है, जल्दी की देखिए। ठीक है बच्चों, बताइए आवाज क्लियर आ रही है? ठीक है, हाँ बच्चों बताइए आवाज क्लियर हो रही है क्या? आवाज आवाज क्लियर आ रही है? दिल बनाते जाइए, दिल बनाते जाइए। आवाज क्लियर नहीं है। आवाज अभी क्लियर है क्या आवाज? बताइए बच्चों। आवाज क्लियर आ रही है? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आवाज क्लियर आ रही है क्या? नहीं आ रही है। बताइए बच्चों आवाज आ रही है क्या? ठीक है, तो आज जो बच्चों टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि केमिस्ट्री को अगर हम 4 पिलर में बांटे। ठीक है, तो 4 पिलर में बांटे तो पहला पिलर हमने पढ़ लिया है। पहला पिलर हमने काफी अच्छे से पढ़ा है, जिसका नाम है मोर कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम दूसरे पिलर को पढ़ने जा रहे हैं। दूसरे पिलर का जो नाम है वो है केमिकल बॉन्डिंग बच्चों। ठीक है, बता दीजिए, एक बार बता दीजिए आवाज आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही है, जल्दी देखिए। आवाज नहीं सी अब बताना है ना। ठीक है, चलिए बच्चों, तो जैसा मैं कह रहा हूं कि ये जो चैप्टर है ये आपके केमिस्ट्री के दूसरे पिलर की तरह है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम आपके सारे पिलर मजबूत कर रहे हैं।
ठीक है, तो सारे पिलर आपके इस तरह से कर देंगे कि उसके ऊपर आप 10 माले की बिल्डिंग खड़ी करें, आप 20 माले की बिल्डिंग खड़ी करें, आप 100 माले की बिल्डिंग खड़ी करें, आप उस पर बुर्ज खलीफा बनाएं। ठीक है, तो अच्छे बेस की यही जरूरत है। आप अगर एक बार अच्छा बेस आप बना लेंगे तो आप उस पर बिल्डिंग कितनी भी बड़ी खड़ी करिए, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मेरे ख्याल से अब जो थोड़ा सा आवाज का इश्यू आ रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा। ठीक बात है, चलिए, तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब आपको भी साथ ही साथ क्या करना है, आज क्योंकि बॉन्डिंग है, ज्यादा सॉल्विंग नहीं रहेगी, कॉन्सेप्ट ही हम ज्यादा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको साथ ही साथ कमेंट करते हुए चलना है, इस सेशन को पूरा इंटरेक्टिव बनाना है। ठीक बात है, चलिए पार्थ, हाँ ठीक है पार्थ, चलिए आवाज आ रही है, एक बार दिल बनाते जाइए। ठीक बात है, चलिए तो बच्चों अब यहां पर स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो स्टार्ट, हाँ ठीक है पार्थ, बढ़िया, चलो ठीक है। तो अब देखिए, अब यहां पर क्या होगा कि इस चैप्टर में क्या है, जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ठीक है, हम उसको साथ ही साथ डिस्कस करते हुए चलने वाले हैं। ठीक बात है, तो आप अगर पूरा सेशन आप देखेंगे तो आपको इसमें बहुत फायदा मिलेगा। चलिए बात करते हैं। अच्छा आप देखिए, यहां पर आपको क्या पूछा है, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अच्छा आप देखिए, अब हाइब्रिडाइजेशन की अगर अपन बात करें तो अपन क्या करते हैं, एक नॉर्मल चीज कर लेते हैं, क्योंकि भर भर के क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन के आने वाले हैं। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन भर भर के आने वाले हैं, तो अपन क्या करेंगे, उसकी ट्रिक सीख लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन निकालने की एक ट्रिक सीख लेते हैं। तो ट्रिक क्या है बच्चों, हमें निकालना होता है स्टेरिक नंबर। ठीक है, जिसको हम Z बोल देते हैं। ठीक है, जो तो स्टेरिक नंबर जो होता है, जो हमें Z बोलेंगे, ठीक है, तो वो क्या होता है, हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। ठीक है, कि आपका जो सेंट्रल एटम है, अच्छा सेंट्रल एटम कैसे डिसाइड होगा, बहुत आसान है, जो आपकी संख्या में कम में है। ठीक बात है, हीर, चलिए बढ़िया है, उन्नति, ठीक है, सब लोग जुड़ते जा रहे हैं, बढ़िया है, माहौल बनाएंगे अपन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम जुड़ना है। अच्छा, तो आपका क्या करना है, सभी की टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, तो जैसे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है आपके कंपाउंड पर, आपके मॉलिक्यूल पर, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन निकल के भाग रहे हैं। तो हमें क्या करना है, तो जो नेगेटिव चार्ज है उसको हमें ऐड करना है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो जैसे -1 है तो एक इलेक्ट्रॉन मिला, तो पॉजिटिव चार्ज को हम माइनस करेंगे और नेगेटिव चार्ज को हम ऐड करेंगे, तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यानी कि माइनस क्या करेंगे हम, पॉजिटिव चार्ज को। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स। ठीक है, अच्छा, अब मोनोवेलेंट एटम से मतलब क्या है कि ऐसे लोग जो सिर्फ एक बॉन्ड बनाना पसंद करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे जो एटम्स हैं ये क्या है, ये मोनोवेलेंट है। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, ये Z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो Z की वैल्यू जैसे ही कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक बात है, चलिए, तो अब क्या है, क्योंकि हमें हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन के बिना पूरी केमिस्ट्री नहीं है। अगर आप बात करें तो पूरी केमिस्ट्री दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर टिकी हुई है केमिस्ट्री की, एक है हाइब्रिडाइजेशन और एक है रेजोनेंस। पर बच्चों मजे की बात यह है कि दोनों की दोनों जो थियरीज है, ये क्या है, एक मनगढ़ंत कहानियां हैं, ये काल्पनिक है, वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, पर वही बात है, आपको गाली जितनी देनी है मुझे नहीं देनी है, आपको गाली देनी है, आप इस सब्जेक्ट को गाली दे सकते हो। तो सब्जेक्ट ही इस तरह का है, थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, थियोरेटिकल टॉपिक है। ठीक है, हम क्या करते हैं एज अ साइंटिस्ट, मतलब मैं नहीं, साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं कि वो लॉजिकल गेस करते हैं कि ऐसा हुआ होगा। ठीक बात है, तो अब इस तरह से हम बात करते हैं। तो चलिए, अब जैसे मैंने बोला SO2, ठीक है, तो SO2 में बताइए सेंट्रल एटम क्या है, तो सेंट्रल एटम क्या है आपका, जो सबसे कम संख्या में होगा। ठीक है, तो जो सबसे कम संख्या में होगा वो क्या होगा, आपका सेंट्रल एटम। तो देखियो, अगर मैं यहां पर बोलूं तो हाउ, ठीक है, तो सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं बच्चों, 6। ठीक है, बताइए कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है क्या, नहीं है। ठीक है, तो क्या हो गया, +0। कोई मोनोवेलेंट एटम है, नहीं है। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाना पसंद करता है बच्चों, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाना पसंद करता है। ठीक है, तो बताइए, तो 6/2 3 आया, यानी कि sp2। बोलिए ठीक बात है। अच्छा, इसी तरह से NO2 माइनस करते हैं, तो NO2 माइनस देखिए, तो NO2 माइनस हाफ इंटू
नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5, ठीक है। फिर माइनस चार्ज आया +1, कोई मोनोवैलेंट एटम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये भी आ गया कितना? 3, यानी कि ये भी आ गया sp2, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपके पास यही दो ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, एक sp है और एक sp2 है। अब देखिए, अब बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बहुत ही फेमस एजाइड आयन कहते हैं, है ना। एजाइड आयन के नाम से बहुत ही फेमस है। आप इसको कैसे देख सकते हैं? इसको नॉर्मल ट्रिक से देखने में मुश्किल होगी। आप इसमें क्या कर सकते हैं? आप इसमें नॉर्मल जो लिविस ऑक्टेट स्ट्रक्चर है उससे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो N3- का जो स्ट्रक्चर आता है, तो आप देखेंगे क्या होता है, ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है। आप इसको लीविस डॉट स्ट्रक्चर से बनाकर देखते हैं, ठीक बात है। तो यानी कि ये क्या हो गया बच्चों? ये sp हो गया, ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपका आंसर ए हो गया। हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको बहुत आसानी से ध्यान रखना है। चलिए, ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। देखिए, कंपटीशन के क्वेश्चन करने का क्या होता है, एक तरीका होता है कि आपको जरूरी नहीं है कि जैसे यहां पर आपके कॉलम वाले मैट्रिक्स मैचिंग टाइप क्वेश्चंस है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि एक एक का आंसर मैच कराओ फिर आप उसमें आंसर टिक करो। आप तो देखो, एक एक ऑप्शन मैच कराया, दो ऑप्शन मैच कराया, देखो कितने मैच हो रहे हैं, क्या पता ऐसा एक ही ऑप्शन हो रहा हो, ठीक है। चलिए, अब देखिए ICl2-, अच्छा, अब जैसे मैंने बोला ICl2-, तो देखो रफ स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, तो रफ स्ट्रक्चर मैंने बनाया, तो देखिए क्लोरीन क्या एक एक बॉन्ड बनाया। अब बताइए, आयोडीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 होते हैं। अच्छा देखिए, अब 7 में से उसने क्या किया, 2 को पार्टिसिपेट करा दिया। अब 2 को पार्टिसिपेट करा दिया तो 2 2 4 1 5, ठीक है, प्लस आपका माइनस चार्ज था, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन आ गया। यानी कि अब देखिए, अब आपके पास इसके पास लोन पेयर कितना हो गया? लोन पेयर हो गया 3, ठीक है। बॉन्ड पेयर कितना हुआ? कितने बॉन्ड बनाए? 2, यानी कि 2:3, ठीक है। यानी कि ICl2- का आंसर क्या आ रहा है? थर्ड वन, यानी ए का क्या हो रहा है? थर्ड। अब देखिए, ए के थर्ड में ये दोनों ऑप्शंस हैं। अब आप कोई भी देख लीजिए, नेक्स्ट ले लेते हैं, आपकी इच्छा, आप जो लेना चाहे आप। अब देखिए, बी का 4 है, बी का 4 है। अब देखिए, यही तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब इन दोनों में बी का 4th है, तो मैं बी का चेक नहीं करूंगा, क्योंकि दोनों में ऑप्शन सेम आ रहा है। तो दोनों में ऑप्शन सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या है? अगर मैंने बी का ऑप्शन चेक कर लिया तो मेरा टाइम वेस्ट है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं सी में चेक कर रहा हूं। तो देखिए, सी में फर्स्ट और सेकंड दिया है, तो सी का क्या है? SO2, तो आप जानते हैं, ठीक है। सल्फर, देखिए सल्फर की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होती है? 6, वो 6 बॉन्ड तक बनाता है, लेकिन ऑक्सीजन बेचारा गरीब है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, वो सिर्फ मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना सकता है। तो देखिए, तो सल्फर ने क्या किए? सल्फर ने 4 बॉन्ड बनाए, ठीक है। तो एक उसके पास लोन पेयर रह गया, क्योंकि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखिए, तो यानी बॉन्ड पेयर कितने हुए? 4, और लोन पेयर कितना हुआ? 1, यानी कि सी का क्या हो गया? 4:1, ठीक बात है। तो यानी कि सी का आंसर क्या आ गया? सी का आंसर आ गया आपका 2। बोलिए ठीक बात है, तो ये आपका आंसर हो गया। बोलिए बच्चों, ठीक बात है। चलिए, आप इसी तरह से आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। अब देखिए, यहां पर आती है सबसे इंपॉर्टेंट थियरी, जिसके लिए केमिकल बॉन्डिंग फेमस है और थोड़ा बहुत बदनाम भी है। उस थियरी का जो नाम है वो क्या है बच्चों? अब ये थियरी इतनी इंपॉर्टेंट है कि मुझे इसके लिए आपको जो ट्रिक बतानी है मैं आपको अलग से बताऊंगा, ठीक बात है। तो इस थियरी का नाम है बच्चों, जैसे जिंदगी की मंजिल क्या है? जिंदगी की मंजिल मौत है। वैसे ही केमिकल बॉन्डिंग किसमें खत्म होता है? केमिकल बॉन्डिंग की भी मंजिल जो है वो मौत है, ठीक है। तो अब मौत आप समझ गए होंगे, एमओटी, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, ठीक है। तो जितने भी डाई एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, हम उसको इससे देखते हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट पर देखें, तो बताइए इसमें क्या लिखा है कि ऐसे में कौन लोग हैं जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे। तो बच्चों, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यानी कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या हो गया? पैरा हो गया। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कैसा हो गया? वो डाया हो गया। बोलिए ठीक बात है। तो अब इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं? तो कॉमन सेंस क्या कहता है? कॉमन सेंस ये कहता है, जितने भी
इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हैं, जितने भी इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हैं वो कैसे हो जाएंगे, वो हो जाएंगे डाया। और जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हैं वो कैसे हो जाएंगे, वो हो जाएंगे पैरा। जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस है। ऑड इलेक्ट्रॉन है यानी एक इलेक्ट्रॉन बेचारा अकेला रह जाएगा, आवारा रह जाएगा। ठीक है, इवन इलेक्ट्रॉन है यानी कि 2 4 6 8 10 है तो वो जोड़े में रहेंगे, तो जोड़े में रहेंगे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन तो होंगे नहीं, बताइए। ठीक बात है। अच्छा, अब अपन क्या कर सकते हैं, पर इसमें से अब मजेदार बात यह है कि जैसे मैंने बोला O2, ठीक है, अब जो एमओटी है, जो आपका मौत का जो मंजर है वो यही कहता है। ये थियरी सबसे ज्यादा जानी इसीलिए जाती है कि ये हमें बताने में हेल्प करती है कि जैसे हम एक और थियरी हम जानते हैं, कौन सी थियरी जानते हैं, वैलेंस बॉन्ड थियरी। तो वैलेंस बॉन्ड थियरी वीबीटी के हिसाब से O2 क्या है, O2 डायमैग्नेटिक है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि केमिस्ट्री एक मजेदार सब्जेक्ट है। कैसा मजेदार सब्जेक्ट है कि हमें आंसर पहले से ही पता होता है, एक्सपेरिमेंटल आंसर हमें पहले से ही पता होता है, हम तो बस क्या करते हैं, थियोरेटिकली उसको प्रूव करते हैं। ठीक बात है। तो एक्सपेरिमेंटली हमें पता चल चुका था कि जो O2 है वो पैरामैग्नेटिक है। तो उसको एक्सप्लेन कौन करता है बच्चों, उसको एक्सप्लेन करता है आपकी एमओटी। ठीक बात है। तो O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमेशा एक चीज को हमेशा से बैठा ले, क्या बैठाएंगे कि O2 और B2, ठीक है, अगर जैसे मैंने यहां पर बोला कि एक्सेप्ट, ठीक है, ये एकदम आपका बच्चों बुढ़ापा है ना, ठीक है, जितने चांद तारे ले ले उतने कम है कि O2 और B2। अब देखिए O2 में क्या है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 8 16, B2 में क्या है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। ठीक है, तो इनमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद ये कैसे हैं, दीज आर पैरामैग्नेटिक। ठीक है, एक्सेप्ट O2 एंड B2 ऑल even electron species will be डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो कॉमन सेंस ये कहता है कि अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब क्या है कि आपका डाया होगा, लेकिन O2 और B2 को छोड़कर। ठीक है, एकदम रटा हुआ होना चाहिए बच्चों। अच्छा, अब आप यहां देखें कि जैसे O2 है तो इसी के परिवार का तो S2 भी है। ठीक है, तो जो चीज जो हस्र O2 का होगा वही हस्र S2 का भी होगा। ठीक है, अगर आपको पता है कि कोई भी चीज अगर ग्रुप में आ रही है तो हमें पता है कि उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहती है, सेम रहती है। तो यही चीज आपको क्या देखने को मिलेगी, यही चीज आपको S2 में भी देखने को मिलेगी। बोलिए, ठीक बात है बच्चों। चलिए, अब जैसे अगर हम बात करें, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट अगर अपन देखते हैं, अब यहां देखिए, अब इसमें क्या बोल रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्वड इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हैज डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स, और फिर क्या बोल रखा है, हैज वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब बच्चों करना क्या होता है कि कभी भी जो जो इंपॉर्टेंट चीजें लिखी होती हैं, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें लिखी होती हैं, आप उसको क्या करो, आप उसको एक बार मार्क करके कर लिया करो, क्योंकि क्या होता है क्वेश्चंस बड़े होते हैं। तो जैसे जैसे पूछा है तो अपन ने क्या किया कि sp3d होना चाहिए, डिफरेंट बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए, एक लोन पेयर होना चाहिए। ठीक बात है। तो यानी कि ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो चलो, अब pf5 देखा, ठीक है, तो pf5 देखा तो हाफ इंटू, बताइए, फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और ये 5 मोनोवैलेंट एटम। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 5 आया, तो 5 आया यानी sp3d है। लेकिन क्या इसके पास लोन पेयर है, नहीं होंगे। क्यों लोन पेयर नहीं होंगे, क्योंकि फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, पांचों को 5 उसने मैदान में उतार दिए हैं। अब इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है। ठीक बात है। चलिए, यानी कि ये ऑप्शन कट गया। XeF4 की बात करते हैं बच्चों, तो हाफ इंटू, फिर से वही है, 8 + 4। भाई फ्लोरीन क्या करेगा, फ्लोरीन मोनो एटॉमिक है। ठीक बात है, तो ये कितना हो गया बच्चों, 6 हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया, 6 हो गया, तो ये sp3d2 हो गया, ये भी खत्म। अच्छा, SF4 की बात करें तो हाफ इंटू 6 + 4, ठीक है, तो हाफ इंटू 6 + 4 यानी कि ये भी हो गया 5, ये हो गया sp3d। अच्छा, अब sp3d हो गया, तो अब आपको पता है sp3d का मतलब क्या होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। मतलब एक तो ट्राइगोनल प्लेन में एटम्स होंगे और दूसरे ऊपर और नीचे के पिरामिड में होंगे। अच्छा, अब आप जानते हैं SF4 है यानी कि S 4 बॉन्ड बनाएगा,
लेकिन एस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि एक लोन पेयर रहेगा। तो ये देखिए, बताइए, तो यानी कि SF4 की ज्योमेट्री कुछ इस तरह से होगी। तो देखिए, अब SF4 में sp3d है, हाँ है। क्या लोन पेयर है? जी बिल्कुल। क्या बॉन्ड लेंथ डिफरेंट है? जी हाँ। कैसे डिफरेंट है? क्योंकि आपको पता है कि ये है इक्वेटोरियल और ये है एक्सियल। ठीक है, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में दो प्रकार के बॉन्ड लेंथ आपको मिलते हैं। दैट इज, एक होता है आपका इक्वेटोरियल और एक होता है आपका एक्सियल। बोलिए, ठीक बात है। चलिए, तो आपके पास क्या होगा? SF4 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? 3,3 डाइमिथाइल हेक्स 1 इन 4 अब देखिए, अब यहां पर क्या है, क्वेश्चन बहुत आसान है। बस आपको क्या किया गया है, आपको वहां पर वो क्लब कर दिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर दिया गया है? क्लब करने की कोशिश की है। तो क्वेश्चन अगर क्लब करने की कोशिश की है, यानी कि इन्होंने थोड़ा सा IUPAC वाला एंगल भी डाल दिया है। तो IUPAC वाला एंगल डाल दिया, बहुत आसान है, वो कौन सा मुश्किल है। तो देखिए, क्या बनाना है? हेक्स, यानी कि 6 कार्बन हमें बनाने हैं। तो 6 कार्बन बना लिए। ठीक है, अच्छा, 1 पर इन लगाना है, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो और 4 पर हमें क्या लगाना है? आइन। ये 5, ये 6। ठीक है, अब जो लोग IUPAC जानते हैं, एक बहुत बड़ा भ्रम रहता है IUPAC वालों को। क्या भ्रम रहता है? भ्रम ये रहता है कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा आएगी, ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी कम होगी। ऐसा कुछ नहीं होता। आपको क्या करना है? जो पहले आ जाए। अगर डबल बॉन्ड पहले आएगा नंबरिंग में, तो हमारे लिए प्रायोरिटी किसकी हो जाएगी? डबल बॉन्ड की हो जाएगी। ठीक है, और कोई बेटा, कोई बात नहीं हिमेश, अपन सब मजे करेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तुम एक रहो, दो रहो। ठीक है, अपन तो एक बच्चा होगा तो भी पढ़ाएंगे, एक भी नहीं होगा तो भी पढ़ाएंगे ना, अपना काम ही है। तुम अपना तुम मजे करो, तुम्हारे मजे कम नहीं होने चाहिए ना। चलो बढ़िया। ठीक है, तो ये देखिए, तो ये एक डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक बात है। अच्छा, अब आपको पता है कि यहां पर क्या है कि CH बॉन्ड, तो यानी कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो अपन क्या करेंगे भाई? अपन को कार्बन की इज्जत रखनी है, कार्बन को बेहोश नहीं करना। तो देखिए, यहां पर क्या लगा देंगे? CH3। ठीक है, यहां देखिए, कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए हैं, यहां कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए। अच्छा, यहां और एक चीज देखिए, 3,3 डाइमिथाइल। ठीक है, तो 3,3 यानी थर्ड पोजीशन पर मुझे क्या लगाने हैं? मुझे 2 मिथाइल ग्रुप लगा लेने हैं। बताइए, अब देखिए, अब क्या हो गया? तो इस कार्बन ने भी 4 बॉन्ड बना लिए, इस कार्बन ने भी 4 बॉन्ड बना लिए। अच्छा, इस कार्बन ने क्या किया था? अभी तक सिर्फ 3 बॉन्ड बनाए थे। यहां पर क्या हुआ? यहां पर CH3, सॉरी CH2। बोलिए, ठीक बात है। अच्छा, अब अपन बात करें, तो अब अपन बात करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो, माही, आप बोर्ड लेवल ना MCQ। ठीक है बेटा, देखो, पढ़ाई एक ही है ना। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ही यही है कि आप लोग ऐसा सोचते हैं कि बोर्ड अलग है, जेई अलग है, गुडसेट अलग है। लेकिन आपको पता होगा, 11th 12th की जो आपकी टेक्स्ट बुक है, वही बोर्ड और जेई का सिलेबस है ना। जेई में बस, जेई में डिफरेंस इतना होता है कि 11th की चीजें आती हैं, आपके 12th बोर्ड्स और गुडसेट में सिर्फ क्या होता है? सिर्फ आपकी 12th की चीजें आती है ना। तो जेई में, बोर्ड्स में, गुडसेट में कोई जमीन आसमान का फर्क नहीं है। सिलेबस आपका सेम है। बस क्या होगा, हाँ, जैसे मान लो कि जेई में केमिस्ट्री के 25 सवाल है, तो 25 में से 2 से 3 सवाल टफ होंगे, बाकी सब नॉर्मल होगा। ठीक है, तो ये क्या है? तो आप इस तरह से आप चीजों को सोचें। अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, तो आपके हर जगह नंबर आएंगे। ठीक है, हाँ माही, सारे लेवल का क्वेश्चन आएगा। अभी अपन क्या कर रहे हैं? जेई मेन के PYQ कर रहे हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा आगे देखेंगे तो आपको सारे सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। बोलिए, ठीक बात है। ठीक है, हाँ, तो ये सारा आप देख सकते हैं। ये आपके जेई लेवल के, जेई के ही PYQs है ना। तो चीजें देखिए, हार्डनेस बस लास्ट के 5% में होती है। कोई भी टॉपिक हार्ड होता है तो इसका मतलब ये नहीं 100% हार्ड है। ठीक है, लास्ट का 5% हार्ड होता है। ठीक बात है। चलिए,
अब देखिए, तो अब आपको क्या करना है, sp3 वाले करने हैं। अच्छा, आपको इजी, देखो आपको इजी लग रहा है तो आप प्रैक्टिस करो ना यार, इजी लग रहा है तो कमेंट करो, कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक है, माही, हिमेश, ठीक है, कमेंट करो, है ना, पीडब्ल्यू गुजराती, ठीक है, सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करिए ना, आंसर आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, मजे ले रहे हो, कमेंट करो आंसर, मजा आएगा, है ना। चलो, अब देखो, अब आपको क्या बोला है, sp3, तो बताइए sp3 वाले कितने हैं? ये एक sp3, जितने भी cs3 दिख रहे हैं, ठीक है, एक, दो, तीन, ठीक बात है, तीन sp3 हो गए। चलिए, अब आपके पास sp2 कितने? अच्छा, तीन वाला एक ही ऑप्शन है, लो कहानी खत्म, ठीक है, एकदम हलवा क्वेश्चन। चलिए, हाँ, अब देखो, अब जिनको लेवल का इंतजार था, देखो बच्चों, जिस चीज का इंतजार था, आप लोगों को लग रहा था कि ये बोर्ड लेवल है, बोर्ड लेवल है, ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप करिए, है ना, बिना किसी गूगल कर आप ये क्वेश्चन करिए और इसका आंसर मुझे बताइए, ठीक है, तो अपन को काफी खुशी होगी, ठीक है। माही, हिमेश, पीडब्ल्यू गुजराती, ठीक बात है, हाँ, तो आप उसके आप क्वेश्चंस मुझे बताइए, ठीक बात है। तो आप इसके इसका ये क्वेश्चन करिए, है ना, मैं कर रहा हूं, मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप ही साथ साथ, आप भी साथ साथ करिए। बेटा गुजराती, गुजराती वाले कुछ नहीं करेंगे यार, आपको तो पढ़ना, हिंदी पिक्चर भी तो देखते ही हो ना यार, ऐसा क्या गुजराती गुजराती कर रहे हो, सवाल तो समझ में आ ही रहा है, ठीक है। और सारे बाकी गुजराती मीडियम में भी इसी चैनल पे तो क्लास लगती है ना। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन देखिए, तो जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, आप उसको समझिए चीजों को, है ना, कि कोई भी चीज, अगर कोई चीज हार्ड होती है तो आखिरी का 5% हार्ड होता है, जैसे आप लोग भी पढ़ते हैं, ठीक है, जब आप लोग पढ़ते हैं तो क्या होता है, ऐसा तो है नहीं कि 100% नहीं समझ में आता, आखिरी के 5% में दिक्कत आती है, ठीक है, 60%, 70% तो हर किसी को समझ में आता है। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन, अच्छा ऐसा भी नहीं है कि ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है, लेकिन हाँ, ये आसान उतना नहीं है, तो मैं इसे अपन बोल सकते हैं कि मॉडरेट लेवल में अपन डाल सकते हैं इसको एक बार की, ठीक बात है। चलिए, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, अब बोलना है, अब मॉलिक्यूल विद द फॉर्मूला AX4Y, है ना, अब सारे के सारे एलिमेंट इसके पी ब्लॉक के हैं, एलिमेंट ए इज रेयरेस्ट मोनोएटॉमिक एंड नॉन रेडियोएक्टिव फ्रॉम इट्स ग्रुप एंड हैज द लोएस्ट आयनाइजेशन एंड, ठीक बात है। अच्छा, अब देखिए, एलिमेंट्स एक्स एंड वाई हैव हाईएस्ट फर्स्ट एंड सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है बच्चों, फटा फटाफट यहां पर बताइए, यहां पर लिखा हुआ है एलिमेंट्स एक्स एंड वाई हैव फर्स्ट एंड सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो बताइए बच्चों, पीरियोडिक टेबल के सबसे दबंग एलिमेंट कौन है, सबसे दबंग दो एलिमेंट कौन है पीरियोडिक टेबल के, ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको पता है FON, यानी कि पूरे पीरियोडिक टेबल के सबसे दबंग तीन लोग आपके सामने हैं, यानी कि अगर आप मैं बोलना चाहूं तो एक्स क्या हो गया है, एक्स हो गया है आपका फ्लोरीन, वाई हो गया है आपका ऑक्सीजन, बोलिए ठीक बात है। अच्छा, अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो ए की बात हो रही है, तो मोनोएटॉमिक है, रेयरेस्ट है, नॉन रेडियोएक्टिव है, ठीक है, तो आप यहां देखेंगे तो ये किसकी बात कर रहा है, ये ज़ेनॉन की बात कर रहा है। अच्छा, ये आपको कैसे, अब देखिए, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड में आएगा ना सर, नहीं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो देखिए, तो HCOF4 है ना, ये आपका फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका यहां पर बन रहा है। अब ये फॉर्मूले की हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो HCO और चार ये फॉर्मूले बताइए, ठीक बात है, तो यहां देखिए कितने लोग बने, ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, तो देखिए अब यहां पर हम बात करें तो जेनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसने 4 2 6 यानी एक लोन पेयर बना, तो 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा एक लोन पेयर, ठीक है, तो ये क्या हो गया, sp3d2, बोलिए, तो sp3d2 हुआ, तो ये क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ठीक है, पीडब्ल्यू, हाँ पीडब्ल्यू गुजराती, बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारू नाम शू छे बका, हाँ मैं फिर से समझाता हूं, फिर से समझाता हूं, देखिए इन्होंने ये लिखा है
AX4Y है, ठीक बात है, AX4Y है। और ये एक बहुत आसान सा क्लू दे रहे हैं, देखिए इस लाइन को पढ़िए, ये क्या बता रहे हैं कि एलिमेंट्स X और Y ऐसे हैं जो टॉप 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मतलब X है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, Y है सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। तो इसीलिए तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन, और ये क्या हो गया, ऑक्सीजन। तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन, तो हमारा क्या हो गया, X और Y तो हमें पता चल गए, तो X4 था, ठीक है, और Y1 था, तो ये हो गया। अच्छा, अब क्या बोल रखा है कि जो इसके लिए है, ए के लिए बोल रखा है रेयरेस्ट है, मोनोएटॉमिक है, नॉन रेडियोएक्टिव है, और लोवेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है। तो आपको पता है कि जो इनर्ट गैस होते हैं, इनर्ट गैस किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बहुत कम होती है। और इनर्ट गैस में सिर्फ जेनॉन के ही कुछ कंपाउंड्स होते हैं, बनते हैं, ठीक बात है, बाकी तो कोई कंपाउंड भी नहीं बनाते। तो इस हिसाब से फिर हम इसका क्या करें, हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, 8+4 है ना, क्योंकि 4 मोनो एटम है, तो 12/2 यानी कि 6 यानी कि sp3d2, ठीक है। तो अब देखिए, तो यही सारी चीजें आपको यहां पर बताई गई, ठीक बात है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आप चीजों को धैर्य रखें, ठीक है, ठीक है सागर, समझ में आया आपको, चलिए अब बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आप देख रहे हैं कि सारा चीज यही है। अब यहां देखिए, अब इसमें बोल रखा है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल विथ नॉन जीरो विथ नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ लोन पेयर्स, बताइए, ठीक बात है। तो नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट होना चाहिए और हाईएस्ट नंबर ऑफ लोन पेयर्स होने चाहिए, ठीक बात है। तो देखिए SO2 में कितने लोन पेयर होंगे, तो फटाफट अगर हम बनाएं, आपको पता है कि सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, तो एक लोन पेयर हो गया। बताइए नॉन जीरो होगा, बिल्कुल होगा। अगर आप डाइपोल मोमेंट देखें, तो डाइपोल मोमेंट कैसे बनाते हैं, डाइपोल मोमेंट बनाते हैं कैसे, डाइपोल मोमेंट बनाते हैं हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव से हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। तो देखिए, तो सल्फर से ऑक्सीजन, सल्फर से ऑक्सीजन, फिर सल्फर से गया ये लोन पेयर की तरफ, ठीक है। तो नॉन जीरो हो रहा है, ये जो वेक्टर्स है ये एक दूसरे को काटेंगे नहीं, एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, ठीक है। तो SO2 में कितना हो रहा है, एक लोन पेयर हो रहा है, ठीक है। NF3 में क्या हो रहा है, NF3 में भी एक लोन पेयर हो रहा है, ठीक है। फिर आपका देखिए NH3, NH3 में कितना हो रहा है, उसमें भी एक लोन पेयर हो रहा है। अच्छा, XeF2 देखिए, अब XeF2 में क्या है, तो लोन पेयर तो काफी हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए XeF2 की बात करें, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है, हाफ इंटू 8+2, ठीक है। तो हाफ इंटू 8+2 यानी कि कितना हो गया, कि ये 5 आ गया, तो sp3d। अच्छा, अब बताइए लोन पेयर कितने, तो जेनॉन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 2 उसने बॉन्डिंग में उतार दिए, बचे कितने, 6, यानी तीनों लोन पेयर हो गए। तो देखिए, तो अगर आपको थोड़ा भी ध्यान हो, क्या होता है ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, अब इसमें क्या हो गया, तीनों लोन पेयर हो गए, तो तीनों लोन पेयर हो गए, ऊपर नीचे फ्लोरीन। अब देखिए, अब क्या हो गया, ये कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सारे 120 डिग्री हैं, तो ये जो सारे वेक्टर्स है एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। अच्छा, ये जो वेक्टर है जेनॉन से फ्लोरीन की तरफ, जेनॉन से फ्लोरीन की तरफ, तो ये भी एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा। तो इसमें लोन पेयर तो 3 थे, लेकिन इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या था, नेट डाइपोल मोमेंट इसका 0 था। तो नेट डाइपोल मोमेंट 0 था, इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ClF3, तो ClF3 की बात करें, तो ClF3 में क्या होगा, तो ClF3 में भी आपके पास 2 लोन पेयर आ जाएंगे, ठीक है। तो ClF3 में 2 लोन पेयर आ गए। अच्छा, ये भी क्या हो जाएगा, लोन पेयर की वजह से ये भी नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट शो करेगा, ठीक बात है। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बच्चों, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d, ठीक है। तो अब देखिए SF4 में फिर से क्या हो गया, एक लोन पेयर हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं sp3d, यानी sp3d वाले का क्या होगा, नॉन जीरो, और ये सारी चीजें, बोलिए ठीक बात है। अब देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम नहीं कर रहे हैं, मैं यहां पर बस स्ट्रक्चर बनाकर आप तक छोड़ रहा हूं, ठीक है। आप स्ट्रक्चर बनाकर खुद ही गिन लीजिए, हेक्स 1 इन 4 आइन है ना, तो देखिए, ठीक है, तो 1 पर इन करना है और 4 पर आइन करना है, बाकी H आप लगा लेना, बेहद आसान सवाल है।
इसमें अपन टाइम वेस्ट नहीं करते, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं एक तरह के सवाल कैसे रिपीट हो रहे हैं। अच्छा बच्चों, अब ये देखिए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सवाल आपका काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये सवाल कैसा है कि एक चैप्टर आता है डी&एफ ब्लॉक। अच्छा, अब मजेदार बात क्या है कि जेई मेंस में से लगभग जो आपकी ब्लॉक केमिस्ट्री है वो पूरी निपटा दी गई है। ठीक है, वो पूरी की पूरी ब्लॉक केमिस्ट्री आपकी गायब है। तो ब्लॉक केमिस्ट्री गायब है, इसका मतलब क्या है, पर डी&एफ ब्लॉक आपको ध्यान रखना है, डी&एफ ब्लॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब देखिए, अब यहां पर क्या है, मेल्टिंग पॉइंट पूछा हुआ है। तो अब आप देखेंगे कि डी&एफ ब्लॉक में बहुत सारे ग्राफ्स दिए गए हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो जितने भी ग्राफ्स हैं, अच्छा देखिए, अब एग्जामिनर क्या है, एग्जामिनर आपसे एग्जैक्ट डेटा नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, लेकिन वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि एटलीस्ट आपको ग्राफ का ट्रेंड पता हो। ठीक है, क्योंकि देखिए, हम जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ते हैं, भले ही हम पेन पेपर पर पढ़ रहे हैं, पर जैसा मैंने कहा कि ये एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है। हमारी दिक्कत ये है कि हम पेन पेपर पर कर रहे हैं। आगे आप जब फंडामेंटल साइंस पर आगे पढ़ेंगे, अच्छे कॉलेज में पहुंचेंगे, तो आप इसको एक्सपेरिमेंटल काफी पढ़ेंगे। ठीक बात है। तो आप देखिए, अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, ये आपके एनसीईआरटी का ही ग्राफ है, यहां पर मैंने आपके लिए लगाया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखिए, अब देखिए यहां पर किससे किसका कंपैरिजन है। तो देखिए आप यहां पर कि 3D है, ये 4D है, और ये 5D सीरीज है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ग्राफ क्या होता है, क्रोमियम तक बढ़ रहा है फिर घटता है। तो क्या होता है कि जैसे D1 से D5 जाते हैं, तो आपको क्या दिखेगा, एक ऐसा अरेंजमेंट दिखेगा कि जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, आपका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, और जैसे ही D5 वाला आया, उसके बाद आपको एक डिप दिखेगा। ठीक है, तो डिप दिखने के बाद फिर राइज करता है। तो देखिए, जैसे आपको पूछा है Fe और Mn, तो बताइए Fe और Mn में क्या हो रहा है, एक बार क्रोमियम के बाद डिप लिया, फिर Fe का राइज आया। ठीक है, अब देखिए, फिर मॉलिब्डेनम के बाद डिप लिया, फिर उसके बाद राइज आया। तो देखिए, ठीक है, तो मतलब आपको एक ट्रेंड पता होना चाहिए बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। डी&एफ ब्लॉक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर देखिए, इसमें रीमियम और ऑस्मियम में देखिए, ठीक है, तो यहां पर भी देखिए कि ये इस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो रीनियम का ज्यादा है, ऑस्मियम का कम है। बोलिए, ठीक बात है। ठीक है, ये क्या आपस में लग गए हो क्या? हाय माही, हाय माही, क्या कर रहे हो? ठीक है, तो ये बहुत बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है डी&एफ ब्लॉक। अपन उसका भी अच्छे क्वेश्चंस और सारे जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो लेकर आएंगे आपके लिए। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। चलो, हाँ, अब नेक्स्ट, अब देखिए, अब फिर से पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, जो जो लोग हैं, ठीक है, रेडी, एकदम रेडी। हाँ, ये अननोन क्या कर रहे हो भैया, बातें, लोगों से बातें करने आओ क्या? ठीक है, आओ हमसे ही बात करने हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखो यहां पर, अब यहां पर क्या है, पैरामैग्नेटिक पूछा है। तो पैरामैग्नेटिक देखो बच्चों, रट लेना है, कैसा रटना है, O2 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। ठीक है, अच्छा, O2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या हो गया ये, पैरामैग्नेटिक। अच्छा, O2 प्लस में, ठीक है, अच्छा, अब यहां पर क्या करना है, यहां पर ये करना है। ठीक है, अब यहां पर ऐसी एक चीज करनी है अपन को कि अपन, एक शॉर्ट ट्रिक होती है वो ध्यान रखें। इधर देखिए, अब देखो होता क्या है, यहां देखिए, अब यहां पर होता इस तरह से है कि अगर आपने एमओटी पढ़ा होगा, तो एमओटी में 2 केसेस होते हैं ना। एमओटी में क्या करते हैं, हम 2 केसेस लेते हैं। 2 केसेस कौन कौन से होते हैं, एक होता है जिसका इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम, और दूसरा केस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा। ठीक है, यानी कि N2 तक के केसेस होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको 2 डब्बे याद रखने हैं। आपको ये याद रखना है, एक आपको याद रखना है 21-21, और एक आपको याद रखना है 12-21। ठीक है, तो यानी ऐसा क्या बनाना है, 2 डब्बा, 1 डब्बा, 2 डब्बा, 1 डब्बा। ठीक है, यहां क्या बनाना है, 1 डब्बा, 2 डब्बा, 2 डब्बा, 1 डब्बा। ठीक है, ये दो चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा,
आपके पैरामैग्नेटिक वाले सारे एमओटी के 99% सवाल आपके यहां से निपट जाएंगे। अच्छा देखिए, तो अच्छा नीचे तो 4 डब्बे हैं ही हमारे पास। अगर जो बच्चे थोड़ा बहुत भी याद किए होंगे उनको पता होगा 1s2 1s2 स्टार 2s2 2s2 स्टार। हाँ जैमिन 12 14 18 डायमैग्नेटिक, ठीक बात है। देखो बेटा सारे ही डायमैग्नेटिक है। मैंने अभी अभी, शायद जैमिन सोलंकी आप लेट ज्वाइन हुए हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहां पर एक ट्रिक बताई है कि B2 और O2 को छोड़कर सारे ही इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले स्पीशीज कैसे होंगे, सारे ही इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पीशीज डायमैग्नेटिक होंगे, ठीक है। क्योंकि कॉमन सेंस है, इवन है तो डाया होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ B2 और O2 को छोड़कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, लगभग हर साल पूछी जाती है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, तो अभी अभी मैंने बोला O2, तो बताइए हमारे पास क्या है O2, ठीक है। तो O2 बताइए, O2 किसमें, हाँ एमओटी, हाँ एमओटी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हाँ जयमीन थैंक यू। चलो अब देखो, अब O2 है, ठीक है। तो O2 का मतलब क्या है, 16 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ 16 इलेक्ट्रॉन कहां आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड आ रहे हैं, मतलब 21 21 में जाएगा या 12 21 में जाएगा, 12 21 में जाएगा। अच्छा अब 16 इलेक्ट्रॉन है, तो देखो 8 इलेक्ट्रॉन तक तो यहां भरी दिए हो, 2 2 4 2 6 2 8। अब देखो यहां पर पढ़ रहा हूं, 9 10 11 12 13 14 15 16। अब देखो सबसे खूबसूरत बात एमओटी की यही है, इसने हमें ये समझाया कि O2 क्या करेगा, O2 आपके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को लेकर आएगा। तो देखिए O2 के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अच्छा तो O2 के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए, अब मैंने बोला O2 प्लस, तो O2 प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन उड़ गया, तो भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो रहे। अच्छा अब मैंने बोला O2 माइनस, तो O2 माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, फिर भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहा। यानी कि अगर आपको एमओटी के बारे में नहीं पता है तो आप गड़बड़ कर जाएंगे बच्चों, ठीक बात है। तो आप देखिए, तो यानी कि या इसमें भी अनपेयर्ड, इसमें भी अनपेयर्ड, इसमें भी अनपेयर्ड। अब देखिए यहां पर NO, अब हमें क्या देखना है, हमें सिर्फ ऑड इवन देखना है। तो बताइए Na क्या होगा, Na का तो सोडियम नाइट्रोजन के पास होता है 7, ठीक है। तो 7 और 8 15, ठीक है, तो 15 है, यानी कि ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर का मतलब क्या है, ऑड नंबर का मतलब क्या है, आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। नेक्स्ट देखिए 7 प्लस 16, 16 7 23 हो गया, 23 हो गया, यानी कि ये भी ऑड नंबर आ गया, तो ये भी ऑड नंबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। CO का देखिए 6 और 8 14, ये इवन नंबर आ गया, ये हमारे कोई काम का नहीं। नेक्स्ट देखिए, अच्छा K2Ni Cl4। अब देखिए बच्चों, यहां पर क्या है कि यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका बॉन्डिंग का आ जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे कि थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो बॉन्डिंग का आ जाएगा, हल्का सा डिस्कस करेंगे। अच्छा मजेदार बात यह है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, जो आप 12th में पढ़ते हो उसको केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट भी कहा जाता है। अच्छा जो लोग देख रहे हैं उनको आइडिया लग रहा होगा, तो प्लीज आंसर करिए कि K2Ni Cl4 पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। अच्छा यहां देखिए, इसको तोड़ेंगे तो 2K प्लस और NiCl4-2। अब देखो अभी तक जिनको लग रहा था कि भैया ये तो बोल्ड बोल्ड हो रहा है, ठीक है, तो अब आप देखिए, फिर से मैं आपसे बड़े ही विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूं कि आप खाली एग्जाम की नाम से डरते हैं। अब यहां पर मैं एक एग्जाम का नाम नहीं ले रहा हूं, नहीं तो आधे लोग तो क्या करेंगे कि वहीं से गालियां देना शुरू करेंगे। उस एग्जाम का नाम है जेई एडवांस, ठीक है। तो जेई एडवांस का क्या होता है कि हम लोग क्लास में भी पढ़ाते हैं, तो जैसे ही मैंने बोला कि भैया ये क्वेश्चन जेई एडवांस में आया हुआ है, तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा पेन रख देगा, बोलेगा हम करेंगे ही नहीं, जाओ इसको तो तुम्हें ही करना है। लेकिन फिर से वही बात है कि अगर जेई एडवांस एक हार्ड एग्जाम है, नो डाउट, ठीक है, दुनिया की टफेस्ट एग्जाम में से टफेस्ट एग्जामों में से है, नो डाउट, लेकिन उसका कट ऑफ परसेंटेज भी कम है, 25% में आपको सिलेक्शन मिलता है। तो क्योंकि हार्ड है तो सभी के लिए है, ठीक है। तो इस चीज को ना डरे कि ये बोर्ड का सवाल है, जेई का सवाल है, हमारे लिए कोई सवाल है, ठीक है। हम साइंस के विद्यार्थी हैं, हमारे लिए बोर्ड का भी सवाल उतना ही इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए गुड सीईटी भी वही है, हमारे लिए जेई मेंस भी वही है, हमारे लिए नीट भी वही है, हमारे लिए जेई एडवांस भी वही है।
अगर मैं 11 12 की एनसीईआरटी पढ़ूंगा तो मेरे हर एग्जाम में नंबर आएंगे, ये बात आप ध्यान में रखिए, ये बात आप उसमें बैठा लीजिए, ठीक बात है। अब देखिए NiCl4-2, ठीक है, तो यहां पर बताइए Ni पर कितना आ गया, +2 का चार्ज, +2 -4, तो ठीक है। अब देखिए, अब निकल, ठीक है, तो निकल क्या हो गया, 3D सीरीज का एलिमेंट है, स्किन टाई वाली क्यों मानी, फिर कोई निकला है ना, मैंने इस तरह से ऑर्डर किया, याद किया, तो निकल होता है 3D8 4s2, ठीक है। अब 3D8 है तो Ni+2 क्या होगा, Ni+2 में 2 उड़ गया तो 3D8 बचा। अच्छा, अब ये जो Cl है ये क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड। जिन्होंने कोऑर्डिनेशन पढ़ी होगी उनको आइडिया लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक बात है। तो अब देखिए, वीक फील्ड लिगेंड है यानी पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर भी आपको 3D8 है, तो आप सब जानते हैं कि 3D8 में भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखते हैं, कितने दिखते हैं, 2, ठीक है। बाकी यहां पर देखिए ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ रहे हैं तो ये पेयरिंग करा दें, ठीक बात है। तो ये हल्का सा कॉन्सेप्ट बच्चों क्या था, ये हल्का सा कॉन्सेप्ट था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जो हम देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अगर बात करें तो यहां देखिए कि स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री कहां है, ठीक है। स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री बहुत आसान है, अगर आप एक एक करके चेक करना चाहें स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है, तो यहां देखिए BRF5 तो हाफ इंटू 7+5, ठीक है, तो 12/2 यानी कि 6, ठीक है, तो BR देखिए ये हो गया एक लोन पेयर, तो ये दिखने में कैसा होगा कि एक आपका स्क्वायर है और दूसरा क्या है, पिरामिड। फटाफट आप इसका एग्जाम आंसर बताएं, ठीक है। PCl5 बताइए, PCl5 हाफ इंटू 5+5 10, sp3d ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, खत्म, ठीक है, ये नहीं हो सकता क्योंकि लोन पेयर है, ठीक है। SbF5, अच्छा PCl5 तो है नहीं तो स्क्वायर पिरामिडल होगा नहीं, ठीक है। अब यहां देखिए, अच्छा BRF5 होगा और XeO-F4 भी होगा। अच्छा XeO-F4 अभी अभी हमने देखा था, तो XeF4 क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 8+4, ठीक है, तो ये देखिए 12/2 यानी कि sp3d2, तो यहां देखिए XeF4 और O, ठीक है, तो यानी कि यहां पर आपको दोनों तरफ स्क्वायर और एक पिरामिड है ना, XeF4 और O यानी पिरामिडल मिल रहा है, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, बताइए, ठीक है। तो ये भी बच्चों, हाँ जैमिन बढ़िया, ठीक बात है, तो आपने शायद आंसर दिया था, ठीक है, डी ऑप्शन, वेरी गुड जैमिन, सही जा रहे हैं अपन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिर से फर्जी सवाल है, ठीक है, द नंबर ऑफ sp sp2 sp3, ठीक है, तो अब आप देखें ये क्या हो गया, ये आपका sp हो गया, ये कौन सा कार्बन, आप बस H का ध्यान रखना, बच्चा क्या करता है कि इसमें H का ध्यान नहीं रखता, ठीक है। यहां देखिए तो 1 2 3, 3 यानी कि sp2, ठीक है, 1 2 3, एक H भी है, हमेशा कार्बन क्या करेगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, तो 4 बॉन्ड बनाएगा। अच्छा, तो 4 बॉन्ड बनाएगा तो यहां पर हमने गड़बड़ कर दी, यहां कार्बन की ऐसी की तैसी कर दी, बेहोश कर दिया, ठीक है, तो अब यहां पर बेहोश कैसे करेंगे, 1 2 3, ठीक है, तो यानी कि 1 2 3 और 1, तो यहां पर भी क्या हो गया, sp2। अच्छा, ये कार्बन है तो ये कार्बन के पास ये sp, ये भी sp, ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपके पास sp3, ये कौन सा हो गया, sp2, ये कौन सा हो गया, sp2, ठीक है, ये कौन सा हो गया, 1 2 3, ये भी sp2, ठीक बात है। तो आप गिन लीजिए, सारी चीजें हैं, आई टेस्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब यहां देखिए, अच्छा अब ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, ट्राई करिए आप इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, ठीक है, तो आंसर करते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Sb इज ग्रेटर देन दैट ऑफ, अब देखिए अब क्या करें, अब इनके ग्रुप को याद करें, तो बताइए कौन से परिवार का है, तो शंकर जी को याद करते हैं, काशी गए शंकर प्रभु, ठीक है, तो काशी गए शंकर प्रभु यानी कि ये सारा क्या है, ये सारा एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, तो अगर एक ही ग्रुप के एलिमेंट है इसका मतलब क्या होता है, आपको पता है डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, घटती है, लेकिन बच्चों दिक्कत क्या है कि ये जो पीबी यानी पीबी तक आते आते हमारे पास एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन यानी कि लेंथेनॉइड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है
जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसकी क्या होती है, जेड इफेक्टिव बढ़ने का, जेड इफेक्टिव का मतलब होता है अट्रैक्शन। तो अगर अट्रैक्शन बढ़ गया है तो उसके खींचने की ताकत ज्यादा हो जाती है। तो खींचने की ताकत बच्चों ज्यादा हो गई तो इसका मतलब क्या है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो गई। तो हमें लग रहा था कि लेड की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, लेकिन अगर आप देखेंगे तो उस लेड की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, लेकिन एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, क्या कारण है, एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, तो एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लेड की आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी बच्चों, ठीक बात है। तो यानी कि फर्स्ट इज ग्रेटर देन, तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट बात करें, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जर्मेनियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सिलिकॉन। अब यहां देखिए, अच्छा जर्मेनियम और सिलिकॉन की बात करें बच्चों, अच्छा अब यहां क्या होता है कि सिलिकॉन से जर्मेनियम तक जाते जाते भी यहां पर क्या आ जाता है, यहां पर एक प्रकार से आपका यहां पर डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन आता है। लेकिन देखिए बच्चों, अब होता क्या है, एक फैक्टर है, जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम सिलिकॉन से जर्मेनियम जा रहे हैं, तो आपको पता है ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है। यानी सेकंड पीरियड का मतलब आपके एलिमेंट में 2 शेल होंगे, फिर थर्ड पीरियड में 3 शेल होंगे, यानी कि आपका घर बड़ा होता जाएगा। तो एक तरफ क्या हो रहा है, एक तरफ आपके शेल्स बढ़ रहे हैं, आपका घर बड़ा होता जा रहा है, दूसरी तरफ क्या है कि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है पर डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन भी है, तो दोनों तरफ है। तो डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है, और एटॉमिक रेडियस बढ़ने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी घट रही है। अब क्या है, अब एक फैक्टर बोल रहा है बढ़ेगी, एक फैक्टर बोल रहा है कम होगी, तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, इसमें हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू चेक करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल ये देखने में आता है कि सिलिकॉन ज्यादा होती है जर्मेनियम से, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बच्चों, बोलिए ठीक बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो वही सारी चीजें यहां पर लिखी हुई है। अब देखिए, अब ये बात करें तो असर्शन रीजन के क्वेश्चंस भी बच्चों काफी आते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें अपन क्या देख सकते हैं, देखिए अब यहां पर बोला गया है experimentally determined oxygen oxygen bond lengths in O3 are found to be same, ठीक है, and bond length is greater than that O double bond O and O single bond O, ठीक बात है। अब यहां देखिए, अब ये क्या कहना चाह रहा है, अच्छा अब आपको पता होगा कि अगर रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आपको पता हो, तो रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, तो जैसे यहां देखें O3, ठीक है, तो O3 में क्या होता है, रेजोनेंस होता है। तो रेजोनेंस में क्या होता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, जो इलेक्ट्रॉन के बादल है वो घूमते हैं, तो हम क्या कहते हैं, तो रेजोनेंस वाले केसेस में आप क्या करते हैं, आप एक केस बनाते हैं जिसे बोलते हैं राजा हिंदुस्तानी, या फिर आप आसान भाषा में कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो क्या होता है कि ये देखने में आता है, जैसे एक्सपेरिमेंटली क्या हुआ कि भैया ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो थियोरेटिकली हमें लग रहा है कि यार सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होगी। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया बच्चों, तो ये पाया गया, क्या पाया गया कि दोनों सारी बॉन्ड लेंथ सेम आ रही है। तो सारी बॉन्ड लेंथ इसलिए सेम आ रही है कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहे हैं, यानी कि सभी की बॉन्ड लेंथ सेम है। जैसे आप देखें, जैसे अगर आप याद हो तो हम जो बेंजीन बनाते हैं, तो बेंजीन क्या बनाते हैं, बेंजीन बीच में गोला बना देते हैं। तो कभी आपने समझा हो कि ये गोला क्या होता है, ये गोला कुछ नहीं है, ये एक्चुअल में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है जो कि हर कार्बन में बराबर जा रहा है, ठीक है। तो यानी ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सभी कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो सेम है, ठीक है। तो ये जैसे पहला वाला लाइन है कि सारी की सारी ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ सेम है, ठीक बात है। अच्छा नेक्स्ट अगर बात करें, ओ डबल बॉन्ड ओ से ग्रेटर है और ओ सिंगल बॉन्ड ओ से कम है, जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, सिंगल बॉन्ड की। अच्छा फिर अब डबल बॉन्ड की कम होगी, ठीक है। अब लेकिन पार्शियल डबल बॉन्ड बच्चों आ गया। अब पार्शियल डबल बॉन्ड क्या है कि डबल बॉन्ड से तो ज्यादा है पर सिंगल बॉन्ड से कम है, ठीक है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद डबल बॉन्ड हो जाएगा। यानी यहां पर भी बात करें तो यहां पर भी क्या हो रहा है कि स्टेटमेंट 1 जो है बच्चों वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, द स्ट्रॉन्ग लोन पेयर रिपल्शन बिटवीन ऑक्सीजन एटम इज सोनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट, अब से देखिए
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कि जो वो ये क्या कहना चाह रहा है कि जो ऑक्सीजन में यानी कि जो ओजोन में क्या है, ओजोन में जो आपके लोन पेयर रिपल्शन है, वही एकमात्र रीजन है उसके बॉन्ड लेंथ सेम होने के लिए। नहीं बेटा, बिल्कुल गलत बात है। हम देख रहे हैं रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस की वजह से सोली, अच्छा इसकी वजह से थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, लेकिन इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, सोली रिस्पॉन्सिबल, इसी की वजह से। तो इसी की वजह से तो नहीं है, मेन कारण क्या है, रेजोनेंस की वजह से। रेजोनेंस क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन। पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, घूम रहा है, मैं यहां तू वहां टाइप्स, है ना। तो यानी कि अब यहां पर ये स्टेटमेंट गलत हो रहा है। फिर से वही है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें, अच्छा नेक्स्ट भी एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखिए यहां पर नेक्स्ट क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर कॉम्बिनेशन, आपको पता है कि जो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को जोड़ते हैं, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को कैसे जोड़ते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को जोड़ते हैं LCAO मेथड से, ठीक है। तो LCAO मेथड से जोड़ते हैं। तो देखिए अब इन्होंने क्या है, अब जैसे पहला है, इन्होंने INA जो इंटर न्यूक्लियर एक्सेस है उसको क्या माना है, Z एक्सेस माना है, ठीक है। तो Z एक्सेस माना है, तो ये देखिए, तो अब देखिए अब यहां पर ये क्या ला रहे हैं, 2PZ ला रहे हैं, ठीक है। तो एक इन्होंने क्या लाया है, एक इन्होंने 2PZ लाया है, तो 2PZ Z एक्सेस में बना दिया, ठीक है। फिर ये 2PX ला रहे हैं, तो अब देखिए Z और X आपस में परपेंडिकुलर होगा, तो Z और X आपस में परपेंडिकुलर है, तो देखिए क्या ये दोनों मिलकर बॉन्ड बना पाएंगे, नहीं। यानी क्या हो रहा है कि एक ऑर्बिटल आपका ऐसे है और एक ऑर्बिटल आपका ऐसे है, तो ये दोनों कभी मिलेंगे नहीं। इनके बीच में जो न्यूक्लियस है वो आपस में क्या करेगा, वो रिपेल कर जाएगा बच्चों, ठीक बात है। तो यानी कि यहां बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। तो अगर आप देखें, तो अब देखिए अब ऐसे ही मैंने बोला 2S और 2PX, तो आप देखेंगे तो S क्या होता है बच्चों, S आपका स्फेरिकल शेप होता है, यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। और PX, अब जैसे PX मान लो ये अगर आपका Z एक्सिस है तो ये PX होगा, ठीक है। अब दिक्कत क्या है कि आपको पता है कि जो पी के जो दो लोब्स होते हैं उनके साइन अपोजिट होते हैं। साइन अपोजिट होने का मतलब क्या है, साइन अपोजिट होने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि उनका जो फेज है वो अलग अलग है। तो क्या होगा, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। इस तरह की ओवरलैपिंग की बच्चों क्या कहते हैं, इस तरह की ओवरलैपिंग को कहते हैं जीरो ओवरलैपिंग, यानी कि इस तरह की ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं। तो बताओ बच्चों, यानी कि ये वाली जो ओवरलैपिंग है ये पॉसिबल है, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या किया, 2S बनाया और ये Z एक्सिस था, ठीक है। तो Z एक्सिस पर ही 2PZ आएगा, तो यहां पर जो ओवरलैपिंग होगी वो पॉसिबल होगी बच्चों। बोलिए ठीक बात है। तो मेरे हिसाब से आपको चीजें पता चली होंगी और इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशंस आप लाते रहेंगे, लेकिन बिना डिसिप्लिन के कुछ नहीं है। तो सारी जो चीजें हैं उसको छोड़कर आपको सिर्फ पढ़ना है, ठीक है बच्चों। चलिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।